बेदर्दी नूं ना कूंज वांगू कुरला दे कदे ना पछतांदी। नदीम खान ऑफिशियल इन्होंने एक ऐसा प्लेटफार्म दिया है जो फ़नकारों के लिए एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि हर फ़नकार इसमें आके अपने दिल की बात कह रहा है, अपने हालात की बात कर रहा है, अपने घर की बात कर रहा है, अपनी जो उसमें कस्बा मुर्सी में वो ज़िंदगी गुजार रहा है उसकी बात कर रहा है। तो मैं नदीम खान आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नदीम खान। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि अपने मुल्क से जुड़े हुए उन तमाम फ़नकारों, आर्टिस्टों, गुलकारों और दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आपके सामने अपने चैनल के ज़रिए से ला सकूं। आज का वादा फिर से एक मुकम्मल करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुतारफ़ करवाने जा रहा हूं, उनके बारे में आपको, मैं ख़ुद भी और आपको भी, हम जान पाएंगे उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उन्होंने अपने करियर का आगाज़ कब, कहाँ से और कैसे किया और कितने ममालिक में आपने जाके अपनी आवाज़ के जादू से प्रूफ किया कि उनसे बड़ा कोई भी गुलकार आर्टिस्ट बंदा नहीं है, उनसे बड़ा कोई गुलकार नहीं है। आपने अपनी उम्र का सबसे बेहतरीन तकरीबन 40 साल का अरसा शोबा गुलकारी के लिए वक्फ किया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत सारे ममालिक में जाकर आपने अपनी आवाज़ के जादू से पाकिस्तान, मुल्तान का नाम रोशन किया। लेकिन अफसोस की बात के पुरसाने हाल ये है कि हमारे मुल्क में एक आर्टिस्ट को वो मुकाम नहीं दिया जाता जिसका वो हकदार होता है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर, मैं तो लेजेंड कहूँगा क्योंकि आपका अरसा 40 साल का एक ऐसा दौरानी है जिसने आपने जो गाया कमाल गाया। आपकी मुलाकात कराते हैं। आप मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं, आप बहुत से ममालिक में आपने अपनी आवाज़ के जादू से प्रूफ किया। आइए आपकी मुलाकात करते हैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब उस्ताद आरिफ खान बाबर। अस्सलाम वालेकुम जी बाबर भाई, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह की रहमत। अल्लाह सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया कि आपने नदीम खान ऑफिशियल के लिए अपनी कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और हमारे व्यूवर्स जो नदीम खान ऑफिशियल पर आपको देखने हैं, सबसे पहले तो नदीम भाई बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश कि आपने अपने यूट्यूब चैनल पे मुझे मदऊ किया, मुझे बुला लिया। बहुत थैंक यू, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बाबर भाई, आज मेरे व्यूवर्स और मैं आपसे कुछ जानना चाहते हैं। आपको दरपेश मसाइल क्या है, आप कब आए, ताल्लुक़, और आपने अपने फ़नी करियर का आगाज़ कहाँ से किया? तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो आपका ताल्लुक़ मुल्तान से। जी, मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है, मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ भी मुल्तान से है और मैं पठान फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, बाबर फैमिली से। तो मेरे ख़ानदान में सबसे पहली बात तो कि मैं पहला बंदा हूँ जो म्यूज़िक में आया हूँ और सबसे पहले मैंने आगाज़ किया ड्रामा लाइन से। सबसे मेरा आखिरी ड्रामा जो था अंदर आना मना है, कभी ख़ान बिंदिया, खालिद अब्बास डार, मुनव्वर सईद, उस कास्ट में मैंने काम किया। वो ड्रामा आखिरी था, उसको छोड़ के फिर मैं इस हमारे एक दोस्त, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, सलीम गर्देज़ी, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आरिफ खान आप जो है ना गायकी की तरफ आ जाए। तो मैं इस तरफ आ गया। अब इस शोबे में मुझे 28 साल हो गए और अल्लाह की इतनी रहमत है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑलराउंडर कहते हैं। मैं उर्दू भी गाता हूँ, सराइकी भी गाता हूँ, पंजाबी भी गाता हूँ, गज़ल भी गाता हूँ, फ़ोक भी, हर किस्म की गायकी कर लेता हूँ। दोस्त खुश हो जाते हैं। खान साहब, ये बताएं कि शोबा गुलकारी को हमारी खान बरदरी में, ख़ासकर मलज़ई, अलज़ई तरीन और दिगर जितने भी हमारी कास्ट हैं, जी जी, बड़ा बुरा समझा जाता है। आपको कैसे परमिशन मिली इसमें आने की? परमिशन मिली नहीं जी, असल में बात ये है, तो घर वाले तो ये कहते हैं कि ओ यार केड़ा तू मुनासी वाला काम पकड़ लिया, लेकिन बात ये शौक़ की, मेरा शौक़ था कि और मैं गायकी को जो है ना अपनाऊँ, वो मैंने अपनाया और मेरी ज़िंदगी जो है ना, वो जिनको लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते या अच्छी ज़ुबान से नहीं कहते, खान साहब लोग, मैं उनको पसंद करता हूँ और मैंने सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ गुजारी है और मुझे बड़ा मज़ा आता है उनमें। बड़े अच्छे लोग हैं, दरवेश लोग हैं और बड़े सादा से लोग हैं, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया इन लोगों में रह के। बाकायदा तौर पर किसी की शागिर्दी हासिल की? जी, बाकायदा तौर पर मैं तवक्कल घराने का शागिर्द हूँ और मैंने 7-8 असातिज़ा से तालीम हासिल की है, लेकिन ज़्यादातर मैं 15 साल मुसलसल मुल्तान से मैं बहावलपुर जाता रहा। हफ्ते में 2 दिन मैं बहावलपुर जाता था, वहाँ रहता था,
वो जितने भी एक्सपेंसिव थे मैं अपनी जेब से करता था, और 2 दिन रहने के बाद तीसरे दिन मैं वापस मुल्तान आता था। 15 साल मुसलसल। खान साहब ये बताइएगा कि आपके दौर में तो कोई भी वैसे शोबा देखें तो बड़ी मेहनत, तगोदो, जुस्तजू। आजकल तो मौसीकी बस टेलीफोन पे आप ऐप करें फ़ोन मोबाइल पे और आप सिंगर बन गए। आपने ऐसा क्या कड़ा वक्त गुजारा है मौसीकी को हासिल करने के लिए? मतलब वो जो मौसीकी थी वो थी, आजकल तो मैं भी गुलकार हूँ, मैं भी बना सकता हूँ। बात ये है नदीम खान साहब के उस वक्त मौसीकी को, ये मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 25 साल पहले की, जबकि मेरा सीखने का टाइम टेबल भी इसी में ही है। तो वहाँ पर लोग जो है ना जब आते थे तो वो 5-5 साल 10-10 साल उस्तादों की जूतियाँ सीधी करते थे। और आजकल जो भी बंदा आता है वो पहले पूछता है कि हाँ जी मैं कब तक गुलकार बन जाऊंगा। भाई गुलकार तो आप बन जाएंगे, मतलब घर से गुलकार बन के आते हैं, आपको बताते हैं कि मैं गुलकार। सिर्फ मुझे या किसी को बताना हो तो उस्ताद को कि मैं हूँ गुलकार, बस आपने मुझे पॉलिश करना है, बस ये है, फ़र्क ये है। तो फिर वो जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे पुराने गाने आज आप भी सुन रहे हैं, मैडम नूर जहाँ हैं, मेहदी हसन है, अमानत अली खान साहब हैं, उनके जो भी सॉन्ग हैं आज तक लोग गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि वो लोग, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, और हमने आज मतलब मेहनत के बगैर हम कहते हैं गा तो लेंगे। एक गाना मशहूर हुआ है लेकिन वो 10 दिन बाद वो गायब भी होगा। ज़िंदगी नहीं है, लाइफ नहीं है गाने की। अच्छा, हमें मेरे मालूमात में जो इजाफा है, बल्कि मैं तो जानता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स जाने आपके बारे में। आपने पाकिस्तान के अलावा बहुत से ममालिक में भी, आप तकरीबन बहुत से ममालिक में जी कहाँ परफॉर्म किया? मैं तकरीबन आधी दुनिया में परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसमें यूरोप भी है, मिडिल ईस्ट भी है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, तुर्की, ईरान, दुबई, बहुत से ममालिक में मैंने परफॉर्म भी किया है, रहा भी हूँ। और बल्कि डेनमार्क में तो मैं 3 साल रहा हूँ। मेरा एक बेटा भी है वहाँ पर माशाल्लाह से। तो मैंने ये देखा है कि मुझे बहुत पजीराई मिली है। उसकी वजह ये थी कि मुझे जिस किस्म की महफिल मिलती थी, अगर पंजाबी लोग हैं तो मैं पंजाबी में शुरू हो गया, अगर उर्दू स्पीकिंग है तो मैं उर्दू में शुरू हो गया, सराइकी सुनने वाले हैं तो मैं एक सराइकी में देहाती बन जाता था। तो इसकी बंदे को होना वैसे ऑलराउंडर चाहिए। बाबर भाई, मैं खान साहब ये आपसे पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपने बताया कि बहुत सारे ममालिक में आप गए, माशाल्लाह इतने सुरीले हैं, अरसा 28 साल आपकी फ़नी खिदमात हैं, आपने दूसरे ममालिक में जाके परफॉर्म किया। आप पाकिस्तान के हैं तो अपने पाकिस्तान में क्यों नहीं रह के आपने परफॉर्म किया? नहीं, आपकी बात में वज़न है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि पाकिस्तान में फ़नकार की कोई कदर नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में पहली बात तो ये, अब मैं पठान हूँ मिसाल के तौर पर, मैं किसी महफिल में जाता हूँ तो मुझे लोग ये कहते हैं ओ यार ये है तो मिरासी, मतलब इस तरह बात को उड़ा देना। आर्टिस्ट नहीं कहते उसको। भाई ठीक है, एक बंदे ने इतनी मेहनत की है, उसका सिला उसको आप ये दे रहे हैं कि वो उसको आप एक फजूल सा बंदा कह के तो इग्नोर कर रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी आप बादशाह हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ। हमारे मुल्तान के एक कवाल थे, फ़िदा हुसैन खां कवाल। अच्छा, उनको किसी ने कह दिया कि खान साहब आप तो बादशाह आदमी हैं। कहने लगा भाई वो कैसे? कहने लगे जी ये देखें, आपने गले में 3 तोले की सोने की चेन पहनी हुई है, हाथ में 2 तोले की अंगूठी पहनी हुई है, और बाजे पे बैठते हैं, तो आप तो बादशाह हैं ना, तो आपकी दुनिया इज़्ज़त करती है। कहने लगा भाई मैं आपको क्या बताऊँ, हम फ़कीर लोग हैं। उन्होंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा देखिए चेन पहनी हुई है, भोसकी की कमीज़ पहनी हुई है, अंगूठी पहनी हुई है। जब बाजे पे मैं बैठता हूँ, किसी ने अगर 2 रुपये बाजे पे रख दिए, 10 रुपये बाजे पे रख दिए, तो हमारा हाथ यूँ उड़ता है। जी भाई ये तो फ़कीरों की आदत है, बादशाहों की तो ये आदतें नहीं होती। तो पाकिस्तान के फ़नकार जो है ना, मैं उनको ये समझता फ़कीर है। अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में ये बताइएगा कि माशाल्लाह यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तान में, चलो यूँ जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी माशाल्लाह, जैसे अनवर रफ़ी हैं, राहत फ़तेह अली खां, या बहुत सारे ऐसे नाम आए। अरसा 28 साल थोड़ा अरसा नहीं, आप उस मुकाम तक क्यों नहीं पहुँच पाए? चलें पाकिस्तान में ही रहते हुए। देखें नदीम भाई, बात ये है कि मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, तमाम यूरोप के जितने लोग हैं, तकरीबन अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, वहाँ के जितने भी बड़े बड़े शुरा कराम हैं, शायर हजरात हैं, मैं उनका कलाम गाता हूँ। और यहाँ पर जो पाकिस्तान में है, मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो
अपनी शायरी गंवाना भी चाहते हैं और पैसे भी देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वास्ते देना चाहते हैं कि तो अल्लाह दा वास्ता जी मेरी गज़ल कर दो। वो भाई मेरा ये प्रोफेशनल है, मैं गाता हूँ प्रोफेशनल, मैंने ये काम किया है, वो तो पैसे की खातिर कर रहा हूँ, मैं कोई और काम तो करता नहीं। अगर मैं वास्तव में सारा काम करता रहेगा तो फिर मेरे घर वाले मेरे बच्चे वो वास्ता तो नहीं खा सकते। मतलब कहने का मकसद खान साहब का ये है कि पाकिस्तान से जो लोग एक आर्टिस्ट की खिदमात हासिल करते हैं तो उनको ये चाहिए कि उनकी उजरत उतनी ना दें जितने बाहर के लोग देते हैं, उतनी ज़रूर दें जिनसे इनका घर चल सके, इनका गुजर बसर अच्छा हो सके। खान साहब हमें ये तो हो गया बड़ा ना सीरियस सा, कुछ सुनाइए, हमारे इतने खुशरूले हैं आप, कुछ सुनाइए ना। मैं अब क्या सुनाऊँ, मुझे इस वक्त तो मेरे जहन में कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही। बड़े लोग चाहते हैं, आपको बता रहा हूँ, आप कुछ ऐसा सुनाइए। ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का बड़ा एहसान अज़ीम है, मैं मालिक का बे इंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। तो ऐसे एक दो बोल सुनवा देता हूँ मैं। ना दिल देंदे बेदर्द नू, ना दिल देंदे बेदर्द नू, ना कूंज वांगू कुरला दे कदे, ना पछतांदी मैं आए, ना पछतांदी मैं बेदर्दी तो खा कीताए, किस जुगदा वे बदला लेता है, किस जुगदा बदला लेता है, जे तू नहीं आना सिवे हर जाया, जे तू नहीं आना सियो हर जाया, ना लौं दिते ना पछता दे कदे, ना पछता। क्या बात है, क्या बात है। आपने आरिफ खान बाबर साहब की वॉइस में अभी जो एक चीज़ सुनी, अभी तो हमें बहुत कुछ सुनना है इनसे, लेकिन चूँकि इनके दिल में वो बातें हैं, वो भी जानना चाहते हैं, मज़ीद भी जानना चाहते हैं। ये बताइएगा कि आप अपनी कोई स्टूडेंट्स भी आपके हैं जो आपसे तालीम हासिल कर? जी बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे, मैं नाम नहीं ले सकता, इतने ज़्यादा हैं। जी जी। तो जैसे जैसे मतलब आते हैं, कुछ उनको आता है, थोड़ा बहुत सीखते हैं, फिर वो अपने प्रोफेशनल की तरफ चले जाते हैं, अपने रोज़ी रोटी की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से वो भी रिस्पेक्ट वैसे दे रहे हैं आजकल? जी हाँ, नई जनरेशन है। देखिए जी कि बिना मुर्शिदों राह नहीं लभदे ते बिना दुद्धों ना दही। जो अपने उस्ताद की, अपने रहबर का अदब नहीं करता ना, तो वो बेकार है, वो फेल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी बात। बिल्कुल। और मेरी हुकूमत से भी इल्तजा है कि फ़नकारों को ज़िंदा रखने के लिए कुछ सद्देबाब करें। साउंड एक्ट लगा हुआ है, उसे ख़त्म करें। और फ़नकारों की पजीराई हो भी रही है, लेकिन वो कम पैमाने पे हो रही है, उसको ज़रा बढ़ा दिया जाए। तो फ़नकार जो है ना, इस वक्त फ़नकारों की हालत ये है, अक्सर व बेशतर फ़नकार जो है ना वो घर में बैठे हैं और फाकों तक उनकी नौबत पहुंच गई है। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि प्लीज़ फ़नकारों को भी इंसान समझा जाए, उनको ऐसे वसाइल पैदा ज़रूर करें उनके लिए कि ताकि उनके बच्चे आराम से रोटी खा सकें। नदीम खान ऑफिशियल का स्पेशल हम आपके शुक्रिया करते हैं उनकी जानिब से। मैं नदीम खान आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने नदीम खान ऑफिशियल के लिए हमें टाइम दिया। कोई मैसेज जो नदीम खान ऑफिशियल के लिए आप व्यूअर्स को देना चाहें? मैं नदीम खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। नदीम खान ऑफिशियल, इन्होंने एक ऐसा प्लेटफार्म दिया है जो फ़नकारों के लिए एक, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि हर फ़नकार इसमें आके अपने दिल की बात कह रहा है, अपने हालात की बात कर रहा है, अपने घर की बात कर रहा है, अपनी जो उसमें कस्बा मुर्सी में वो ज़िंदगी गुजार रहा है उसकी बात कर रहा है। तो मैं नदीम खान आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि आपने हमें ये प्लेटफार्म दिया, तो मैं ममनून हूँ आपका। बहुत शुक्रिया जी। इसी तरह के बहुत सारे कलाकार, गुलकार, आर्टिस्ट मेरी कोशिश है कि मैं लाता रहूँ आपके सामने और हुकाम बाला तक उनकी दास्तान सुनाता रहूँ, उनकी मुश्किलात को पेश करता रहूँ, ताकि मेरी इस काविश से कहीं किसी का अगर भला हो तो मेरे लिए एहसास की बात है। अगर आप समझते हैं कि नदीम खान कुछ अच्छा वर्क कर रहा है तो उसके लिए सिंपल फार्मूला ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें और अपनी राय, अपनी कीमती राय से मुझे आगाह कीजिए ताकि मेरी इस्लाह होती रहे। उस वक्त के लिए आपका अपना मेज़बान नदीम खान आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।